हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आपने इस पे क्लिक कर ही दिया है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी यही सवाल है कि क्या सही में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से कैट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो उसका जवाब है हाँ, क्योंकि ऐसा मैंने किया है। स्लॉट वन कैट 2025 के सारे क्वांट के क्वेश्चंस को ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट की मदद से हम सॉल्व कर चुके हैं, जिस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम स्लॉट टू के क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की मदद से सॉल्व करने वाले हैं। ज्वाइन कीजिए, खास करके अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वाड डिफिकल्ट है, इसे पार करने के लिए मुझे बहुत सारे फॉर्मूला, बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स न जाने क्या क्या आने चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल solve the questions of CAT Quant with the basic concepts. All you have to do is to join me, stay tuned to the channel, and follow my descriptions. Also, click on the notification button, subscribe to the channel, and be very, very confident कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो CAT 2026 में भी आप सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की मदद से, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी, इन तीनों की मदद से CAT 2026 में अपने ड्रीम परसेंटाइल को अचीव कर सकते हैं। So let's not waste any more time. Let's get back to solving the questions based on our previous year CAT 2025 slot 2. So let's get on with it. First question. If m and n are integers, such that m plus 2n multiplied by 2m plus n equals to 27, then the maximum possible value of 2m minus 3n is. Okay, we have been given m plus 2n multiplied by 2m plus n is equal to 27. So 27 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? एक हो सकता है 27 इंटू वन, एक हो सकता है 9 इंटू थ्री। इस तरह से लिख सकते हैं। अगेन -27 -1 भी हो सकता है, -9 -3 भी हो सकता है। तो वील राइट प्लस और माइनस। ओके, so let's check for the first case 27 and 1. Let's say m plus 2n is equal to 27 and 2m plus n is equal to 1, है ना? फर्स्ट केस, तभी तो द प्रोडक्ट 27 into 1 will be 27. So we get 3m plus 3n is equal to 28, or m plus n is equal to 28 by 3. Now this 28 by 3 is not an integer. हमको यहाँ पे बोला गया है कि m and n are integers. अगर m और n दोनों integers हैं तो उनका सम भी integer होना चाहिए। m plus n 28 by 3, no, this does not satisfy what is given in the question. Therefore we move to the next pair, that is 9 and 3. अब इसके लिए चेक करते हैं। ओके, इसको हम यहीं पर रख देते हैं। लेट्स चेक विद 9 and 3. m plus 2n is equal to 9 और 2m plus n is equal to 3. इसको सिंप्लीफाई करेंगे। m को एलिमिनेट करने के लिए ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी गेट 2m plus 4n is equal to 18 and also 2m plus n is equal to 3. Subtract करेंगे, this will get cancelled out. We'll get 3n is equal to 15, n equals to 5. If n equals to 5, m कितना हो जाएगा हमारा? In this particular case, जब हमने 9 and 3 लिया है, if n equals to 5, then m equals to -1. ये हमारी एक सेट आ गया, वन सेट ऑफ वैल्यूज। अब जो दूसरा है -9 -3, उसको भी ट्राई करते हैं। इफ m plus 2n equals to -9 and 2m plus n is equal to -3, अगेन ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2m plus 4n is equal to -18 और 2m plus n is equal to -3. माइनस करेंगे, वी गेट 3n is equal to -15 और n equals to -5. If n equals to -5, m equals to
1। ये दूसरा सेट मिल गया हमको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू किसकी, 2m माइनस 3n की। अगर हम पहला सेट लें 2m, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू n, 5, क्या मिलता है हमको, -2 माइनस 15 विच इज व्हाट, -17। अगर हम इस वैल्यू को पुट करें तो 2 इंटू माइनस 1 विच इज m माइनस 3 इंटू माइनस 5 विच इज n, we get -2 plus 15, right? No, m equals to 1, so we get +2 plus 15, which gives us what, 17. So the maximum possible value 17 is bigger than -17 यार, है ना, ये तो हमको पता ही है। 17 is the answer, maximum value for 2m minus 3n. Okay, next question. लॉगरिथमिक का क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ट्रस्ट मी इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। सी, if log x square to the base 64, that is log x square to the base 64 plus log of root y to the base 8 plus 3 into log of root of y multiplied by z to the base 512 equals to 4. This is what is given, where x, y and z are positive real numbers. Again, let's stress upon it. Positive real numbers. Then the minimum possible value of x plus y plus z is. Okay. Okay. Let's continue with this. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log of x square to the base 8 square plus log of root y to the base 8 plus 3 into log of root of y multiplied by z to the base 8 cube is equal to 4. अब बेस की जो पावर होती है वो बाहर आके डिवाइड होती है, सामने वाले टर्म की जो पावर होती है बाहर आके मल्टीप्लाई होती है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। वी विल गेट log x plus to the base 8 of course log of root y to the base 8 प्लस ये 3 भी बाहर आएगा तो इधर कैंसिल हो जाएगा, log of root y multiplied by z to the base 8 is equal to 4. अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log to the base 8 multiplied by x multiplied by root y multiplied by root y multiplied by z equals to 4, or log of x into y into z to the base 8 equals to 4. यहां तक पहुंच गए, वेरी सिंपल। अब this can also be written as x y z is equal to 8 raised to 4। कहां से, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है log a बेस b इक्वल्स टू n है, तो a इक्वल्स टू b रेज टू n, यही फॉर्मूला यूज किया हमने। और दिस कैन बी रिटन एज x y इंटू z इज इक्वल टू 2 रेज टू 12। ओके, अब हमसे पूछा गया है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। याद रखिए, अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है x y z जिसकी आपको मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछी गई है, तो it will always arrive when you have x equals to y equals to z। ठीक है, इसका एक और एक्सप्लेनेशन है, वो भी मैं बताऊंगा आगे, बट इस चीज को आप ट्राई करके भी देख सकते हैं, परख के भी देख सकते हैं, दिस इज ऑलवेज द केस। तो इस केस में ये हो जाएगा 2 रेज टू 4 इंटू 2 रेज टू 4 इंटू 2 रेज टू 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू 12, 2 रेज टू 12, therefore this is what 16। तो 16a है, 16 नहीं सॉरी 16x है, 16y है और z भी
16 है. x plus y plus z is what? 16 plus 16 plus 16, 48. This is the basic method. एक और तरीका भी है. क्या? क्वेश्चन में एक चीज मेंशन की गई है जो हमको समझनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए कि पॉजिटिव रियल नंबर्स देने का क्या महत्व है, क्यों, why have they mentioned it? Because if you can think about arithmetic mean and geometric mean, you will remember that arithmetic mean is always greater than or equal to the geometric mean. That is, x plus y plus z by 3, which is the arithmetic mean, will be greater than or equal to x y z का क्यूब रूट, ज्योमेट्रिक मीन. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स वाई जेड क्या है? 2√12. सो क्यूब रूट क्या होगा? 2⁴, 2⁴, 2⁴. So we get x plus y plus z is greater than or equal to 3 into 2⁴, which is again 48. So greater than or equal to minimum possible value is again 48. So answer is B. तो देखा आपने दो तरीके. एक बेसिक तरीका जिसमें हमको ये प्रॉपर्टी लगती है कि एक्स वाई जेड हमको गिवन है, तो उनका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड तभी आएगा जब एक्स वाई और जेड तीनों सेम. थोड़ी भी अलग होंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बढ़ जाती है. और वैसे ही अगर हम अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स वाला फंडा यूज करते हैं तो हम उसी रिजल्ट पे अराइव करते हैं. एक तरह से चेक करने का भी तरीका है, बट एग्जाम में आई वुड प्रेफर कि अगर आप याद कर सकें तो अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स. इस चीज को याद रखने की कोशिश करें. ठीक. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. The average number of copies of a book sold per day by a shopkeeper is 60 in the initial 7 days. Average number of copies of books sold per day 60 in the initial 7 days. मतलब total books sold in 7 days कितना होगा? 7 days will be how much? Will be equal to, sorry थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, let's write it again. Total books sold in 7 days is equal to एवरेज कितना है? 60 पर डे. तो 7 days में 60 into 7 which is equal to 420. Then average is 63 in the initial 8 days. So total books sold in 8 days कितना है? 63 into 8 which is like what? 8 3s are 4, 504 total books sold in 8 days. On the 9th day, she sells 11 copies less than the 8th day. Okay, तो 8th day पे ये जो 7 days का टोटल और 8 days का टोटल है, इससे हमको मिल जाएगा 8th day का. कैसे माइनस करेंगे? वी गेट व्हाट? 84. तो 8th day को 84 बुक्स सेल हुई थी. अभी तक हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, हम सिर्फ जो क्वेश्चन दिया है उसी को लिखते चल रहे हैं. तो 11 बुक्स लेस देन द 8th डे, मतलब 9th डे को उसकी जो सेल्स थी, 9th डे को जो सेल हुई वो 84 माइनस 11 है, विच इज व्हाट? 73 बुक्स. सो टोटल बुक्स 9th डे का पता चल गया है ना मुझे. टोटल बुक्स इन सोल्ड इन 9 days हमारा आएगा 504 प्लस 73 विच इज 577. इतना हमको मिल चुका है. अब if she sells 11 copies less than the 8th day, the average number of copies sold per day from 2nd day to 9th day becomes 66.
सेकेंड डे टू 9th डे, तो टोटल डेज कितने हुए 8, एवरेज इज 66. सो टोटल बुक्स जो सेल की उन्होंने फ्रॉम सेकेंड टू 9th डे, 66 into 8 because 8 days. So we get 528. Okay, 528. Yes, 528. And the number of copies sold on the first day of the launch. Okay, सेकेंड टू 9th हमको मिल रखा है, फर्स्ट टू 9th भी हमारे पास है, तो फर्स्ट डे होगा हमारा 577 minus 528, which is like what, 949. 49 books were sold on the first day of the book launch. देखिए, नो फॉर्मूलास, नथिंग, सिर्फ क्वेश्चन में जो दिया है उसी को एक एक करके हम डिनोट करते गए. 7 डेज का एवरेज दिया था तो 7 दिन में कितनी किताबें सेल हुई वो निकाल लिया. 8th डे का भी एवरेज दिया था 8 डेज के बाद, उससे वो निकाल लिया. 8th डे की बुक्स हमको डिफरेंस से मिल गई, 9th डे की बुक्स 11 उससे कम है, इसको ऐड करके हमने टोटल 9 डेज की भी निकाली. सेकेंड टू 9th हमको गिवन है 66 का एवरेज है 8 दिनों के लिए, लास्ट में फर्स्ट डे का माइनस कर. वेरी सिंपल, वेरी इजी टू फॉलो. ये कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप just have to pay attention to what is given in the question. Okay, next question. Let f of x equals to f of x. F of x is equal to x upon 2x minus 1 and g of x कितना दिया हुआ है, x upon x minus 1. Okay, then the domain of the function h of x, which is f of g of x plus g of f of x, is all real numbers except हमको रियल नंबर्स चाहिए. डिनोमिनेटर 0 होगा तो रियल नंबर नहीं होगा. सो लेट्स सी, इन दोनों इक्वेशंस या इन दोनों फंक्शंस के डिनोमिनेटर्स से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं. 2x minus 1 0 नहीं होना चाहिए, should not be equal to 0, और x should not be equal to 1/2, और इससे x minus 1 should not be equal to 0, so x should not be equal to 1. so 1 और 1/2 हमको पता है, एक्सेप्ट पूछा गया है ना, इज ऑल रिमेंस एक्सेप्ट 1 and 1/2. 1 and 1/2 हमको a में भी दिख रहा है, b में भी दिख रहा है, c में भी दिख रहा है और d में भी दिख रहा है. ओके, सो वी नीड टू मूव वन मोर स्टेप. h of x क्या है, f of g of x प्लस g of f of x, मतलब f of g of x का भी जो डिनोमिनेटर आएगा हम उससे भी एक बार ट्राई करके देखते हैं. f of g of x is equal to x upon x minus 1 divided by 2 into x upon x minus 1 minus 1. Okay, this gives us x upon x minus 1 whole divided by 2x minus x 2x minus x plus 1 divided by x minus 1. Okay, this x minus 1 and this x minus 1 gets cancelled, so we get x upon x plus 1. तो अब इसका डिनोमिनेटर में चेक करते हैं कि x plus 1 should not be equal to 0 और x should not be equal to minus 1. अब minus 1, 1 और 2 हमारे किस में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, very scoring question. Okay, we'll move to the next. The fifth question of slot 2. 9 raised to x square plus 2x minus 3, x square plus 2x minus 3 minus 4 multiplied by 3 raised to x square plus 2x minus 2, x square plus 2x minus 2 plus 27 is equal to 0.
ये गिवन है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, अच्छा x की जितनी भी वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट कितना होगा। ओके, दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 and this is x square plus 2x minus 2, very close to each other. In fact, this x square plus 2x minus 2 is nothing other than 1 plus x square plus 2x minus 3. So let's do this. Let's assume, let x square plus 2x minus 3, the smaller one, equals to k. So this becomes 9 raised to k minus 4 multiplied by 3 raised to k plus 1 plus 27 equals to 0. 9 raised to k is what? 3 square and k, which is, हम इसको लिख सकते हैं like 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 रेज टू k प्लस 1 है, प्लस 27 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर लेट्स 3 रेज टू k, 3 रेज टू k हमारा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. So let's assume that 3 raised to k, let 3 raised to k be p. So we get p square minus 12p plus 27 equals to 0. सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा p minus 3 multiplied by p minus 9 equals to 0. So p is either 3 और p is either 9, है ना. तो दोनों केसेस को अब हम देखते हैं. लेट्स से p is 3, p was 9, लेट्स सी. सो अगर p equals to 3 है, p क्या था हमारा 3 raised to k, तो 3 raised to k equals to 3, है ना. तो k equals to 1. k हमने क्या अज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. सो ये हमको देगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये एक केस आ गया. अगर हम इसका दूसरा केस देखेंगे, कौन सा, p इक्वल्स टू 9, ये वाला केस. फॉर p इक्वल्स टू 9, 3 रेज टू k इक्वल्स टू 9, so k इक्वल्स टू 2, राइट. सो k क्या है हमारा, अगेन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं फाइनली. हमसे पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, है ना. वैल्यूज ऑफ x मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स. सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर दिस इक्वेशन क्या होगा, माइनस b बाई ए, विच इज माइनस 4 बाई 1 माइनस 4, है ना. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस 4 है इसका. इसका क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, माइनस c बाई ए, which is like, no, sum of the roots is minus b by a, product of the roots is c by a. So minus 4 by 1 minus 4, so here it will be minus 5 by 1, which is minus 5. So product of roots of this equation, that is all values of x, इनका प्रोडक्ट ये है, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन दोनों का, इसका प्रोडक्ट ये है. तो दोनों का मिला के कितना होगा, माइनस 4 इंटू माइनस 5, विच इज 20. यहाँ पे छोटा सा हमने सिली मिस्टेक कर दिया था. सम ऑफ द रूट्स इज b by a and product of the roots is sum of the roots is minus b by a and product of the roots is c by a.
ये दोनों इक्वेशन को मिल गई हैं। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, c बाई ए दैट इज -4, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूट्स क्या होगा, c बाई ए दैट इज -5. So overall it is -4 into -5 which is 20, which is the product of all possible values of x. क्योंकि all possible values of x is product of the roots x, एक रूट है इसका मतलब all possible values of x का प्रोडक्ट इस इक्वेशन के लिए हमको यहाँ से मिलता है, इस इक्वेशन के लिए यहाँ से मिलता है, दोनों को लेकर हमको आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Let A, B, C, D, E, F be a regular hexagon. Okay, regular hexagon. A, B, C, D, E, F. Regular hexagon. Let's try and draw a regular hexagon. Let's see. रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टीज किस किस को पता है? आप में से कितने लोगों को पता है रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? जैसे ही आप रेगुलर हेक्सागन सुनते हैं आपके दिमाग में क्या आता है? एकदम आइडेंटिकल, सारे साइड्स बराबर, ए ए ए ऑल साइड्स आर बराबर, है ना? और इसके सेंटर से हम अगर ट्राइंगल्स बनाएंगे तो वो हमारे सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे, 6 के 6, सबके एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना? रेगुलर हेक्सागन, वी नो दिस फॉर श्योर। ये सिर्फ बेसिक्स हैं, ये हमने कई जगह पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, 10th में ही पढ़ा होगा, उसके बाद भी पढ़ा होगा। सो रेगुलर हेक्सागन में ये हमको बहुत क्लियर कट पता है कि ये जो 6 ट्राइंगल बनते हैं ये 6 के 6 कॉन्ग्रुएंट होते हैं, फाइन, सारे एंगल्स भी सेम होते हैं, ये हमको पता है। So let's see. P and Q are the midpoints of A, B and C, D. Okay, let's name this A, B, C, D, E or F. Okay. P and Q be the midpoints of AB. AB का midpoint P और CD का midpoint Q. ये गिवन है हमको। ओके, ट्रेपेजियम PBCQ. PBCQ, okay, this trapezium, इसके एरिया का रेशियो ना, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रेपेजियम PBCQ एंड हेक्सागन ABCDEF, मतलब द रेशियो ऑफ दिस ट्रेपेजियम टू द रेशियो ऑफ द एंटायर हेक्सागन इज हाउ मच, ये हमसे पूछा गया है। अब बहुत तरीके से करने के, बट सबसे आसान तरीका, सबसे मजेदार तरीका मैं, रेगुलर हेक्सागन मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो वो क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं वो इनके भी मिड पॉइंट से ही गुजरेंगे। किसके? लेट्स कॉल दिस O, OB और OC के भी मिड पॉइंट से ही गुजरेंगे। इनफैक्ट अगर हम एक रेगुलर हेक्सागन को ध्यान से देखें, लेट्स से दिस इज BC और मैं इसको मिड पॉइंट, लेट्स से दिस इज OPQR, लेट्स से दिस इज R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, लेट मी से, और मैं अगर इस मिड पॉइंट को इन दोनों मिड पॉइंट से कनेक्ट करूं, सो वी गेट 4 ट्राइंगल्स, 1 2 3 4 ट्राइंगल्स इन द ट्राइंगल BOC, राइट? ये चारों के चारों भी कॉन्ग्रुएंट हैं, एकदम सेम है, क्योंकि मिड पॉइंट साइड्स आर सेम, एंगल्स आर सेम, इट्स अ रेगुलर हेक्सागन। सो एक ट्राइंगल में ऐसे 4 छोटे ट्राइंगल्स बन सकते हैं। हमारे ट्रेपेजियम में कितने हैं? 1 2 3 4 और 5 हमारे ट्रेपेजियम में 5 यूनिट्स, इसको एक यूनिट मान लीजिए इस छोटे ट्राइंगल को। सो हमारे ट्रेपेजियम में 5 यूनिट्स है। पूरे हेक्सागन में कितने यूनिट्स होंगे? अगर एक ट्राइंगल में 4 हैं, 6 ट्राइंगल हैं, तो पूरे हेक्सागन में ऐसे 24 यूनिट्स होंगी, मतलब 24 ऐसे छोटे ट्राइंगल होंगे जो एक दूसरे से एकदम सेम है, बिकॉज इट्स अ रेगुलर हेक्सागन। तो रेशियो ऑफ एरियाज क्या हुआ? 5/24, ऑप्शन ए। नो नीड टू सॉल्व एनीथिंग, सिर्फ रेगुलर हेक्सागन सुनते ही आपके डायग्राम में इसका आंसर इसी तरह बन जाना चाहिए। इस तरह बनेगा भी। आपको हमारे साथ हमारी सारी क्लासेस को फॉलो करना है, और जब हम बेसिक से कवर करेंगे ज्योमेट्री को, तब ईच एंड एवरी फिगर, वो ट्राइंगल हो, हेक्सागन हो,
पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, हम सब की ऐसी ही बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज जो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If a, b, c and d are integers such that their sum is 46, okay, then the minimum possible value of a minus b the whole square plus a minus c the whole square plus a minus d the whole square is. Okay, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंस बिटवीन a माइनस बी, a माइनस सी और a माइनस डी तीनों के डिफरेंस के स्क्वायर को ऐड किया गया है. मतलब डिफरेंस जितना कम होगा ए बी के बीच में, ए सी के बीच में, ए डी के बीच में, जितना कम डिफरेंस होगा उतनी ही इसकी जो वैल्यू है वो कम होगी, है ना. ए बी सी और डी जितना कम डिफरेंस होगा, टोटल हमको दिया गया है कितना, 46. अच्छा, क्लोजेस्ट इज व्हाट, कम डिफरेंस वाला 11, 11 फोर 44, दो कम पड़ रहे हैं तो लेट्स से 11, 11, 12 एंड 12, राइट. सबसे कम डिफरेंस और इसका सम भी हमको 46 मिल रहा है, तो इट स्टैंड्स ट्रू फॉर व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सम बीइंग 46. And also let's see the differences. A minus b is 0, 0 square plus a minus c is 1, sorry, minus 1 का whole square, whatever, plus a minus d is also minus 1 का whole square, which is like what, 1 plus 1, 2. अब देखते हैं इससे कुछ छोटा हो सकता है क्या, अगर हम डिफरेंस बढ़ाएं 11, 11, लेट्स इसको 13 करूं और इसको भी 11 रखूं, तो डिफरेंस जो होगा 13 और 11 का दैट विल बी 2, और वो 2 माइनस 2 होल स्क्वायर होते ही वो 4 हो जाएगा, विच विल बी greater than what we have 2. Therefore this is the minimum possible values of a, b, c and d such that a minus b the whole square plus a minus c the whole square plus a minus d the whole square is the smallest. और वो मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारी, 2. ओके, इजी, नो फॉर्मूलास, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसे किस तरह से, किस एंगल से अटैक करना है उसके बारे में थोड़ा सोचना है, और फिर जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है उसे आगे सॉल्व करते जाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Let a raised to n be the nth term of a decreasing infinite geometric progression. Okay, if a1 plus a2 plus a3 is 52, okay, let's see, a1 plus a2 plus a3 is 52, and a1 a2, okay, a1 a2 plus a2 a3 plus a3 a1 is equal to 624. Okay, and the sum of its geometric progression is, okay, sum of this geometric progression हमको पहले वो GP निकालना पड़ेगा. Okay, let's see, it's a GP, therefore we can assume if the first term is a and the common divisor is actually r, so we have a plus ar plus ar square, which is 52, right? We can write it like this, taking a common we get 1 plus r square is equal to 52. Okay, similarly a ar और ar square, इसको हम अगर इन इक्वेशंस में, इस इक्वेशन में अगर हम डालें तो लेट्स सी, a1 a2 will be what, a into ar, which is a square r, plus a2 a3 will be a square r cube, plus a3 a1 will be a square r square equals to 624. अब इसमें से भी हम a square और r कॉमन ले सकते हैं. लेट्स टेक a square r कॉमन, so we get 1 plus r square, exactly, r square plus r square, 624, right? अब हम यहाँ देखेंगे तो 1 plus r square हमारे पास यहाँ भी है 52 और यहाँ भी है. हम अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें तो हम देख सकते हैं कि ये क्या होगा, 52/a. so 52/a अगर हम यहाँ पे पुट करें, a square r into
52 by A is equal to 624. A cancels this, so AR is equal to 624 by 52. This will be 26 312 13 5 156 13 12 156. So we get AR equals to 12. AR हमको 12 मिल गया. सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है A 12 by R. AR हमको मिल गया 12 प्लस थर्ड टर्म क्या है AR स्क्वायर मतलब AR इंटू R 12R विच इज इक्वल टू 52. अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं. So this will be 12 plus 12R plus 12R square upon R is equal to 52. This in turn will be 12R square plus 12R square plus 12R minus 40 R equals to 12R minus 40. No. This will be 12R square plus 12R plus 12 minus 52R equals to 0, or 12R square minus 40R plus 12 equals to 0, और 4 कॉमन ले लेते हैं. 3R square minus 10R plus 4 is equal to 0 plus 3, not 4. We took 4 common. So this will be plus 3 equals to 0. So this can be simplified as 3R square minus 9R minus R plus 3 equals to 0, और solve करेंगे तो we get R equals to either 1 by 3 or R equals to 3. अब चूंकि हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि इट्स अ डिक्रीजिंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, डिक्रीजिंग है इसीलिए हम R को 1 by 3 कंसिडर करेंगे, नॉट 3. So if R is 1 by 3, we get our first term, that is A. Second term is 12, na, AR is 12. So if AR equals to 12 and R equals to 1 by 3, so A equals to 36. So first term is 36, second term is 12 and the third term is 4. इन तीनों को ऐड करके देखिए, 36 plus 12 plus 4 52. Yes, we get 52. तो हमारी ये वैल्यू सही है. पूछा क्या है, सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सम इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R, सम टू इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. दैट विल बी 36 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1 minus 1 by 3, which is like 36 by 2 into 3, which is like 54. Option C. Okay. दो इक्वेशंस हमको दी गई थी, A1 plus A2 plus A3 equals to 52 और A1 A2 plus A2 A3 plus A3 A1 equals to 624. हमने अज्यूम किया फर्स्ट टर्म भी A डिवाइजर जो उनका होता है जीपी का वो R है, तो फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर. उसी से हमने दो इक्वेशंस निकाली, AR की वैल्यू मिली, A की वैल्यू मिली, R की वैल्यू मिली, सम का फॉर्मूला डाला और आंसर हमारे सामने. एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है, बेसिक एक फॉर्मूला, सम फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन व्हेन द फर्स्ट टर्म इज नोन टू अस, A is known to us. Okay, easy. Next question. Suppose A, B, C are three distinct natural numbers. Okay, again, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, थ्री डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स. सच दैट 3AC is equal to 8 into A plus B.
3ac is equal to 8 into a plus b. ओके, तो हमको पूछा है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ 3a plus 2b plus c. This can be written as 3ac is equal to 8a plus 8b. सिंपल. अब डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू. नेचुरल नंबर्स जैसा कि मैंने कहा 1 2 3 एंड सो ऑन. स्मॉलेस्ट पॉसिबल 1 और 2 है ना. तो लेट्स कंसिडर केस 1 जहाँ पे a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 2. देखते हैं क्या होता है. तो 3c इज इक्वल टू 8 प्लस 16 है ना. तो c इक्वल्स टू 24/3 8. तो c आता है हमारा 8. ओके, दूसरा केस लेते हैं. लेट a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 1 है ना. तब देखते हैं क्या आता है हमारा c. सो a इक्वल्स टू 2 तो 6c इज इक्वल टू a equals to 2 16 plus 8 again 24 by 6 equal to 4. c is 4. So smallest possible values of a और b कि जो भी दो possible outcomes हैं a equal to 1 b equal to 2 या a equal to 2 b equal to 1, उस दोनों में हमने देख लिया और हमको एक में मिला a equals to 1 b equals to 2 c equals to 8 और एक में मिला a equals to 2 b equals to 1 and c equals to 4. हमें पूछा है 3a plus 2b plus c. 3a प्लस 2b प्लस c. इस केस में क्या होता है. इट इज 3 प्लस 4 प्लस 8 विच इज लाइक व्हाट 7 प्लस 8 15. और इस केस में क्या होता है 3a प्लस 2b प्लस c 3 इंटू 2 प्लस 2b 2 इंटू 1 प्लस c 4 6 प्लस 2 प्लस 4 विच इज 12. द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू हमारी 12. That's the right answer. Okay, no formulas, only basics. Very nice question. आराम से इस पे आप स्कोर कर सकते हैं. सिर्फ बेसिक फंडामेंटल, थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ा सा समझना कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, किस तरह से उसको अप्रोच करना है, बहुत इजी हो जाता है सब. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ज्योमेट्री अगेन. और जैसा कि होता है ज्योमेट्री क्वेश्चंस, डायग्राम अगर सही बन गया तो समझिए आपका क्वेश्चन निकल गया. Two tangents drawn from a point P touch a circle with a center O at points Q and R. Okay, so let's have a circle first. Let's have a circle. Okay, circle with center. क्या दिया हमको? Center O. Okay, center O. Point P लेते हैं एक, क्वेश्चन में गिवन है point P, और दोनों टेंजेंट्स जो है वो हमारी सर्कल को टच करते हैं. Okay, let's draw tangents that touch the circle. Okay, at points. एक मिनट, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, टेंजेंट जैसा लग नहीं रहा है ना. टेंजेंट्स. ओके, पॉइंट्स Q एंड R. ओके, Q और R. ओके, देन points A and B lie on PQ and PR respectively such that AB is also a tangent. अच्छा, तो A और B PQ और PR पे हैं such that AB is also a tangent. Okay, so we have a tangent. Let's draw the tangent. No, it's not a tangent. Tangent हमेशा टच करती है सर्कल को. Pardon me for the drawing. I'll just rectify this. छोटा लेना पड़ेगा इसे. Yeah. Yeah. Okay. So A and B are such that लाइन बनाते हैं. A and B is such that ये भी एक टेंजेंट है टू द सर्कल गिवन टू अस. ओके, if angle AOB is 50 degrees, AOB, okay, सेंटर से द पॉइंट जहां से टेंजेंट गई है AOB, okay, this is given as
50 डिग्रीज है ना, 50 डिग्रीज। देन एंगल APB इन डिग्रीज इज इक्वल टू, ये एंगल हमसे पूछा गया है। देखिए कितना कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए हाउ इजी इट बिकम्स इफ वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट टू द सर्कल। देखिए द रेडियस जो यहां से मैं कलेक्ट करूंगा इसको विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, दिस विल आल्सो बी परपेंडिकुलर है ना। रेडियस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट is always at 90 degrees. Okay, and we'll also connect this point to the center. Let's call it PQR हो चुका है, AB हो चुका है, let's call it S. Okay, so S पे भी यहाँ पे perpendicular होगा. Also, from the property of tangents from a point outside the circle to the circle, we know कि एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स एक सर्कल को जाते हैं और वो दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट समय के एंगल बनाते हैं, तो द लाइन फ्रॉम द पॉइंट from where the two tangents originate to the center always bisects the angle. It bisects the angle formed by the points of contact. Similarly, ये भी एक पॉइंट है जिससे BS BR दो टेंजेंट्स जा रही हैं, ये भी बाइसेक्ट करेगा इसको. तो लेट्स मार्क दिस ऑल्सो ना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. वी कैन कॉल दिस एज थीटा, तो ये भी थीटा होगा. दिस एज फाई, तो दिस इज ऑल्सो फाई. ओके, यहां तक क्लियर है? अब कितने लोगों को पता लगेगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है? The question is already solved. How? Theta plus phi is 50 degrees. It's given to us. Theta plus phi is equal to 50 degrees. It's given. Theta plus theta 2 theta. Phi plus phi 2 phi. 2 theta plus 2 phi. 2 theta plus 2 phi. कितना होगा? 2 of theta plus phi है ना. थोड़ा और सिंपल वे में लिख देता हूँ. Is what? 100 degrees. 2 into 50. 100 degrees. तो एंगल QOR is what? Angle QOR is equal to 100 degrees. Okay. Now look at the quadrilateral PQOR. इस quadrilateral को देखिए PQOR. हमको पता है QOR is 100 degrees. हमको पता है PQO is 90 degrees. हमें पता है ORP is also 90 degrees. So what will be this angle? 360 minus this plus this plus this है ना. Sum of the angles of a quadrilateral is what? 360 degrees. So angle QPB, so QPR समझने के लिए, which is also equal to angle APB. यही है ना एंगल APB, तो यही है APB, वही है ना. QPR is equal to what? 360 minus 90 plus 100. Okay, is equal to what? 180, 280. 360 minus 280, 80 degrees. The answer is 80 degrees. How beautiful. See, ज्योमेट्री की सबसे खास बात यही है और सबसे प्यारी बात मेरे को यही लगती है कि डायग्राम अगर आपने ढंग से बना लिया तो क्वेश्चन क्रैक हो गया, उसके बाद ज्यादा कुछ बचता नहीं है ना. सो फन व्हेन यू हैव द राइट डायग्राम विद यू. ये भी हम आपको सिखाएंगे हमारे ज्योमेट्री की बेसिक क्लासेस में, कैसे क्वेश्चन से डायग्राम बनाना है और कैसे क्वेश्चन की दी हुई हर बात का सिग्निफिकेंस और हर बात से आने वाले इफेक्ट को उस डायग्राम पे शो करना है, ताकि आंसर आपका इसी तरह 2 से 3 स्टेप्स में ही निकल जाए. ये भी हम सिखाएंगे. सो कंटिन्यू फॉलोइंग अस, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, the number of divisors of 2 raised to 6 into 3 raised to 5 into 5 cube into 7 square which are of the form 3r plus 1 where r is a non-negative integer is 3r plus 1 के फॉर्म में divisors, मतलब when divided by 3 the remainder is 1. So in that case we don't need this क्योंकि ये 3 से completely divide हो जाएगा. So what we are left with is 2 raised to 6, 5 cube and 7 square. Okay. Now let's approach this question in the most basic way. Let's see how. 2 raised to 0 is 1. When divided by 3, the remainder is 1.
ओके, हम सब 3 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 3r+1 में पूछा गया, रिमाइंडर 1 चाहिए हमको, ये केस हमारा फेवरेबल है। 2⁻1 when divided by 3, the remainder is 2. 2 square when divided by 3, the remainder is again 1. 2⁻4 when divided by 2 cube when divided by 3, the remainder is again 2. 2⁻4 when divided by 3, the remainder is again 1. तो हम क्या देख रहे हैं कि द इवन वैल्यूज ऑफ 2, इसमें रिमाइंडर हमारा 1 आता है, बट ऑड वैल्यूज ऑफ द पावर्स ऑफ 2 में हमारा रिमाइंडर 2 आता है। सो फेवरेबल केसेस को हम एक तरफ लिखते हैं, हमको रिमाइंडर 1 चाहिए 3r+1 के फॉर्म में। सो वी राइट 2⁻0, 2 स्क्वायर, 2⁻4 और 2⁻6, इन चारों ही केसेस में 3 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 1 आता है, राइट? 4 केस। और ऑड पावर्स 2⁻1, 2⁻3, 2⁻5, 7 क्यों नहीं, क्योंकि 2⁻6 तक ही पूछा है हमसे। इन तीनों केसेस में 3 से डिवाइड करने से हमारा रिमाइंडर 2 आता है। तो 4 फेवरेबल हैं और 3 हमारे ऐसे केसेस हैं जिसमें रिमाइंडर 2 आ रहा है। सिमिलरली 5 का चेक करते हैं। 5⁻0 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 5⁻1 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। 5 स्क्वायर के केस में क्या होगा, 25 डिवाइड बाई 3, रिमाइंडर 1. 5 क्यूब, again it will be the remainder to be 2. तो हम इसमें भी वही पैटर्न देख रहे हैं कि इवन नंबर्स के केस में, इवन नंबर्स जब उसकी पावर होती है, 5 की पावर जब इवन नंबर होता है तब हमारा रिमाइंडर हमेशा 1 आता है, 0 या 2 में। ऑड नंबर्स होते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। तो अगेन वी कैन राइट फेवरेबल केसेस 5⁻0 और 5⁻2, इन दोनों केसेस में हमारा रिमाइंडर 1 है। और 5⁻1, 5⁻3, इन दोनों केसेस में हमारा रिमाइंडर 2 है। ओके, सो 2 केसेस ऑफ फेवरेबल एंड 2 ऑफ रिमाइंडर 2। अगर हम 7 की चीज देखें, 7 स्क्वायर, 7 की पावर 0 यू डिवाइड बाई 3, रिमाइंडर इज 1. 7 1 डिवाइड बाई 3, रिमाइंडर इज अगेन 1. 7 square 49 divided by 3, the remainder is again 1. तो 7 के केस में doesn't matter, the remainder is always 1. So we have only 3 favorable cases. So total number of divisors which are of the form 3r+1, मतलब remainder 1 वाले कितने होंगे? 4 multiplied by 2, है ना, remainder 1 है always, plus these 3 cases multiplied by these 2. ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं? Because 2⁻1 multiplied by 5⁻1 is what? 10. Remainder is 1. 2 cube multiplied by 5 cube. Again remainder will be 1. So इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी हमारा रिमाइंडर 1 ही आता है when we divide by 3. Therefore ये केसेस भी हम कंसिडर करेंगे. Multiplied by 3 cases of 7, which gives us 8 plus 6 14. 14 into 3, which is 42. We have 42? Yes. That's the right answer. This is the most basic way to approach this question. और इस अप्रोच से आपके गलत होने के चांसेस भी बहुत कम है। हाँ, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ज़्यादा टाइम लेगा, बट इट्स अ श्योर शॉर्ट आंसर। इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, जरूर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकिता is twice as efficient as Bipin, while Bipin is twice as efficient as Chandan. All 3 of them start together on a job, and Bipin leaves the job after 20 days. If the job got completed in 60 days, the number of days needed by Chandan to complete the job alone is. Okay, let's write this down. Ankita, Bipin और Chandan. ठीक है? So Ankita is twice as efficient as Bipin, while Bipin is twice as efficient as Chandan. Okay, तो Chandan को 1 कंसिडर करते हैं. Bipin is twice. Ankita is twice of Bipin, 4. ठीक है? टोटल 4 plus 2, 6 plus 1, 7. Total 7.
मतलब अगर चंदन 1 यूनिट ऑफ वर्क करता है, विपिन उसका डबल 2 करेगा, अंकिता उसकी भी डबल 4 यूनिट्स करेगी, तो टोटल 7 यूनिट्स ऑफ वर्क एक दिन में होगा अगर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। 7 यूनिट्स पर डे, ऑल 3 आर वर्किंग। ठीक है, ऑल 3 ऑफ देम स्टार्ट टुगेदर ऑन अ जॉब, एक साथ स्टार्ट की, एंड बिपिन लीव्स द जॉब आफ्टर 20 डेज, मतलब 20 डेज के बाद बिपिन लेफ्ट, तो 20 डेज तक तीनों के तीनों ने काम किया है। सो वर्क डन टिल 20 डेज कितना होगा हमारा? सिंपल, 7 यूनिट्स पर डे है, 7 इंटू 20 विच इज वॉट 140 यूनिट्स का काम हो गया 20 दिन तक। देन बिपिन लेफ्ट, इफ द जॉब गॉट कंप्लीटेड इन 60 डेज, मतलब 60 डेज में काम कंप्लीट हो गया, तो बाकी काम कितने दिन में हुआ? 40 डेज में हुआ, है ना? 60 दिन में हो गया, 20 दिन में वो चला गया था, बाकी काम 40 दिन में। बाकी काम कर कौन रहे थे? अंकिता और चंदन। वो क्या है? 4 + 1 5, सो 5 इंटू 40 विच इज वॉट 200 यूनिट्स इन दोनों ने किए बाकी 40 दिन में। टोटल कितना हुआ? 340 यूनिट्स। तो टोटल वर्क जो था वो 340 यूनिट्स का था। 20 दिन तक तीनों ने काम किया, 7 यूनिट पर डे है, 140 आ गया। बाकी बचे 40 दिन में सिर्फ 2 लोगों ने काम किया, अंकिता और चंदन ने, जो कि 5 है। 40 दिन में 200 यूनिट किए, टोटल 340 यूनिट आ गया। अब क्या पूछ रहे हैं? नंबर ऑफ डेज नीड बाय चंदन टू कंप्लीट द जॉब। बताओ, चंदन एक दिन में एक ही यूनिट करता है, तो 340 यूनिट्स के लिए 340/1 विच इज व्हाट 340 days. That's the answer. No formula, nothing. सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया है उसे ध्यान से पढ़ना है और आगे बढ़ना है। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, समझिए। इट्स नॉट एज टफ एज एवरीवन मेक्स इट लुक लाइक, यू नो, इट्स नॉट टफ, इट्स इजी। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा टाइम का सेंस, थोड़ा क्वेश्चन को अटैक करने का तरीका। अगेन वही चीज हम इस क्वेश्चन में भी देखेंगे। सी, the ratio of expenditures of Lakshmi and Meenakshi is 2:3. The ratio of income of Lakshmi to expenditure of Meenakshi is 6:7. If excess of income over expenditure is saved by Lakshmi and Meenakshi and the ratio of their savings is 4:9, then the ratio of their income is. बहुत सारी बातें बोल दी गई हैं इस क्वेश्चन में, फालतू में घुमाया जा रहा है। लेट्स सी, लक्ष्मी और यहाँ मीनाक्षी, है ना? ये 2 लोग हैं। ओके, इनकी हमको कुछ डिटेल्स दी गई है। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, सेविंग्स का रेशियो है, कुछ इनकम टू वो भी रेशियो है। लेट्स सी व्हाट इज गिवन। लेट्स डिवाइड दिस लाइक दिस। ओके, और इसको भी मैं एक टेबल बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। ओके, लेट्स राइट हियर इनकम, यहाँ आएगा एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। ठीक है, अंदर क्लियर है? नाउ लेट्स सी, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑफ लक्ष्मी एंड मीनाक्षी इज 2:3। दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:3 है, तो लेट्स से लक्ष्मी इज 2x और मीनाक्षी इज 3x। फाइन, नो प्रॉब्लम, है ना? नेक्स्ट, इन द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ लक्ष्मी टू एक्सपेंडिचर ऑफ मीनाक्षी इज 6:7। इनकम ऑफ लक्ष्मी 6:7, 6y है तो ये 7y है ना? 6:7, बट हमको पता है कि ये ऑलरेडी हमने 2:3, कहीं ना कहीं 3x = 7y, यही होगा, है ना? ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। 2:3 था एक्सपेंडिचर का रेशियो, हमने 2x 3x लिया। इनकम ऑफ लक्ष्मी टू एक्सपेंडिचर ऑफ मीनाक्षी 6:7 था, तो हमने। तो अब जब हम देखते हैं 3x = 7y, क्या हम इसमें से गेस करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं? है ना? है ना? If x = 7 and y = 3, तो ये हो जाएगा, है ना? हो जाएगा। सो वी राइट हियर एस 21, है ना? यही तो आएगा, एक्स वाई जो भी है 21। नेक्स्ट क्या दिया हम? इफ द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर
is saved by Lakshmi and Meenakshi and the ratio of their savings is 4:9. Ratio of the savings is 4:9. हमने वहां पे कंसिडर किया है x7 y3 क्योंकि 3x = 7y, तो y3 है, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 6 × 3 18, ये कितना हो गया x7 है, ये 14। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर मोटा मोटी कितना 4 बच रहा है, 18 - 14। हमारा लक भी अच्छा है कि यहाँ पे 4:9 दिया गया है, सो इट्स वेरी इजी। सो इफ दिस इज 4 देन दिस इज 9। अगर कुछ और होता तो हम 4 से उसका रिलेशन निकालते और अकॉर्डिंगली यहाँ पर वैल्यू पुट करते। ओके, सो इफ दिस इज 9, दिस इज 21, दिस इज व्हाट 30। भाई इनकम में से एक्सपेंडिचर जाएगा तो सेविंग्स आएगी, सेविंग्स पता है, एक्सपेंडिचर पता है, तो सैलरी मिल गई ना। ऐसा नॉर्मल जॉब्स में नहीं होता है। नॉर्मल जॉब में 30% इनकम टैक्स में आता है, छोड़िए इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, तो दिस गेट्स 30 है ना। हमसे क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, द रेशियो ऑफ देयर इनकम इज, लक्ष्मी इनकम 18, मीनाक्षी इनकम 30, the ratio is 18/30 which is what 3/5, ऑप्शन बी। सिंपल, पढ़ने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था ये क्वेश्चन, बट वंस वी सॉर्ट इट डाउन, हम एक बार जो क्वेश्चन में दिया है उसे अच्छी तरह से समझकर अपने सामने रख देते हैं तो हमको आंसर खुद ब खुद मिल जाता है। ट्रस्ट मी, फालतू का हुआ बनाया गया है। कैट के क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, बट हर वो आदमी जो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ता है, जिसके बेसिक फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और बेसिक मैथ्स की प्रैक्टिस जिनको है, वो आराम से सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और जिनको इसके साथ साथ टाइम का सेंस भी है, वो आराम से 15 क्वेश्चंस करके 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हैं। इट इज नॉट टफ, इट इज नॉट टफ। रिपीट अगेन, रॉन्ग लाइन, आई रिपीट अगेन इज रॉन्ग। रिपीट का मतलब ही दोबारा कहना होता है ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। The set of all real values of x for which x² minus mod of x plus 9 plus x is greater than 0 is। मॉडुलस होता क्या है, हमने पढ़ा है mod of x is equal to x कब, if x is greater than 0, और mod of x हमको पता है क्या होता है minus x if what x is less than 0, है ना। तो सेम चीज अब हम वही mod of x plus 9 पे भी लगाएंगे कि mod of x plus 9 is equal to x plus 9 कब, when x plus 9 is greater than 0, okay, और mod of x plus 9 will be minus x minus 9 कब, when x plus 9 is less than 0। so x plus 9 greater than 0 हमको पता है, x plus 9 less than 0 भी होता है हमको पता है। ये इसमें क्या होगा, ये होगा और ये होगा। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि कैसे हम इन वैल्यूज को पुट करके क्वेश्चन आंसर तक अच्छे से पहुंच सकते हैं। ओके, लेट्स सी। सो वी हैव x² इन केस ऑफ फर्स्ट, हम फर्स्ट केस लेके चलते हैं, व्हेन x plus 9 का मॉड इज x plus 9 व्हेन x plus 9 इज ग्रेटर देन 0। यहां लिख लेते हैं x plus 9 इज ग्रेटर देन 0, वी गेट x² माइनस ऑफ mod of x plus 9 क्या होगा, x plus 9 होगा, that will be x minus 9 plus x greater than 0, और x² minus 9 greater than 0, और x² greater than 9, or no, I should say x plus 3 into x minus 3 is greater than 0, which means x is greater than 3 or x is less than -3। इजी, सिंपल, यू फॉलो दिस। अब दूसरे केस में देखते हैं, इफ इट्स -x minus 9 वी गेट x² माइनस ऑफ -x कितना होगा, प्लस x -9 माइनस ऑफ माइनस प्लस x is greater than 0, we get x² plus 2x plus 9 is greater than 0। x² plus 2x plus 9 को कैसे लिख सकते हैं हम, x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 लिख सकता हूं मैं। x plus 1 का होल स्क्वायर क्या होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 8 इज प्लस 9, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ दिस वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, क्यों? x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो एनी नेगेटिव वैल्यू हियर विल अगेन गेट पॉजिटिव, और 8 इज ऑल्सो पॉजिटिव, so this inequality stands। तो ये भी सही है हमारा। और नेक्स्ट मतलब ये भी सही है, मतलब x प्लस 9 लेस देन 0 भी सही है, दैट इज x इज लेस देन -9 और x इज ग्रेटर देन -9। इन दोनों केसेस में सेटिस्फाई हो रही है हमारी इनइक्वालिटी। थर्ड केस -9 का अगर मैं देखूं, इफ x इक्वल्स टू -9 तो क्या होगा? -9 का स्क्वायर, क्यों मैं -9 दे रहा हूं? क्योंकि एक एक्सक्लूड कर रहा है, एक इंक्लूड कर रहा है, तो लेट्स सी -9 पे क्या हो रहा है। -9 का स्क्वायर माइनस ऑफ mod ऑफ x विच इज -9 प्लस 9, ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 9, क्या ये ग्रेटर देन 0 है? जी हाँ, 81 माइनस 0 माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0, यस 72 इज ग्रेटर देन 0, तो -9 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। इस पे भी ऐसा है। तो फॉर ऑल द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x विल बी व्हाट? हमने देखा x इज ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन -3, प्लस जो 9 को लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी हमको, वो भी हमने देख लिया कि -9 पे भी ये इनइक्वालिटी सर्वाइव कर रही है। तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से 3, नहीं 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 3, ओके, x इज ग्रेटर देन 3, सो 3 टू इन्फिनिटी ये है, और लेस देन -3, तो माइनस इन्फिनिटी से -3, इन दोनों का यूनियन, विच इज लाइक व्हाट? माइनस इन्फिनिटी टू -3, 3 टू इन्फिनिटी, ऑप्शन बी, विच इज द आंसर। ओके, let's move to the next question. An item with a cost price of 1650 is sold at a certain discount on a fixed marked price to earn a profit of 20% on the cost price. सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चंस में लिख लेना है कॉस्ट प्राइस 1650, सेलिंग प्राइस कहीं बीच में आता है और मार्क्ड प्राइस यहाँ आता है। क्वेश्चन इज सेइंग कि डिस्काउंट ऑन अ फिक्स्ड मार्क्ड प्राइस, मतलब इस पे एक डिस्काउंट ऑफर किया गया x, एक डिस्काउंट ऑफर किया गया जिससे हमको सेलिंग प्राइस आया, और उस सेलिंग प्राइस पे बेच के हमको प्रॉफिट इतना आया। मतलब क्या है? प्रॉफिट कितना है? 20%। 20% ऑफ 1650 कितना है? इज इक्वल टू व्हाट? 330। तो 330 का प्रॉफिट आया, दैट मीन्स 330 प्लस सीपी इज सेलिंग प्राइस, है ना? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1650 प्लस 330, विच इज व्हाट? 1980। सेलिंग प्राइस आ गया आपका, मैं लिख देते हैं 1980। एक डिस्काउंट दिया गया था x रुपीज पे, जिसकी वजह से सेलिंग प्राइस हमारा इतना आ गया। इफ द डिस्काउंट वाज डबल्ड, अगर ये 2x होता, लेट्स से ये x नहीं, ये अब 2x होता, डबल करते तो भी प्रॉफिट है कितना? 110 रुपए का, तो भी प्रॉफिट 110 रुपए का। मतलब ये जो गैप है, दिस इज 330, इसमें से 110 अभी भी बचा हुआ है, एक x ऐड होने के बाद भी, सो 2x, या फिर अगर हम बोलें कि x प्लस 150 विल बी 330। देखिए x का डिस्काउंट था, हम सेलिंग प्राइस से पहुंचे, एक और x लगा दिया, उसके बाद भी प्रॉफिट बच गया। अब स्केल में इस तरह से समझिए कि एक अमाउंट से x का हमने दिया तो हम यहां पहुंचे, उसके बाद 2x कर दिया तो हम यहीं पहुंचे, अभी भी 110 का प्रॉफिट है। 110 का प्रॉफिट है, जब यहां पहुंचे थे टोटल प्रॉफिट कितना था? 330 था। तो x प्लस 110 इज 330, 330 x इक्वल्स टू 220, क्लियर? तो x इज 220, तो SP प्लस 220 करेंगे MP आ जाएगा, मार्क्ड प्राइस विच इज लाइक 1980 प्लस 220
1980 plus 220, which is 2200. So we have our mark price as 2200. अब क्या? The rate of discount in percentage at which the profit percentage would be equal to the rate of discount is nearest to, मतलब profit percentage जितना कमाएंगे ऐसा डिस्काउंट कि डिस्काउंट का परसेंटेज विल बी इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब 2200 मार्क प्राइस टू 1 माइनस y by 100, लेट y be the परसेंट है ना, डिस्काउंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1650 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस y by 100 प्लस y by 100, क्यों? उतना प्रॉफिट है हमारा। सॉल्व करेंगे हम, when we solve this हमको मिलेगा y is equal to how much? Let's do it, 2200, और इसको अगर हम 11 से काटें तो दिस विल बी व्हाट, 220, this will be what, 150, so no, this will be 200 na, 200 and 150, so we'll cut 20 by 15. 20 by 15 is what, 20 by 15, 4 into 1 minus y by 100 is equal to 15. 3 into 1 plus y by 100. Okay, so what we get here is, we will clear this off and we will calculate again. Now let's clear it off quickly. इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटा देते हैं, है ना। So what we have is, what we have is 100 minus y upon 100 multiplied by 4 is equal to 3 into 100 plus y upon 100. Okay, let's cancel these. So you get 400 minus 4y is equal to 300 plus 3y. Okay, so 7y equals to 100 और y equals to 100 by 7. 100 by 7 क्या होता है? 7 1 7, 7 4, 14 point something. So पूछा क्या हमको? It would be equal to the rate of discount is nearest to 14 point something, which is 14. Option B. Okay, हमने पहले सेलिंग प्राइस निकाला ताकि हम उसकी मदद से मार्क प्राइस निकाल सकें और फिर मार्क प्राइस पे डिस्काउंट अप्लाई करेंगे, सेम प्रॉफिट हम कॉस्ट प्राइस अप्लाई करेंगे और इक्वेट कर देंगे, आपको हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, the equations 3x square minus 5x plus p equals to 0 and 2x square minus 2x plus q equals to 0 have one common root. The sum of the other roots of these two equations is, okay, let's write the two equations. 3x square minus 5x plus p equals to 0 and 2x square minus 2x plus q equals to 0. एकदम बेसिक्स. Let alpha and beta be the roots, है ना. अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ हमारा, माइनस बी बाई ए 5/3, और यहां पर लेट अल्फा एंड गामा बी द रूट्स. अल्फा कॉमन है, वन कॉमन रूट बोला है हमको, सो वी हैव अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू अगेन माइनस बी बाई ए, -2 minus of -2/2 is what, 1. So we can write alpha plus beta plus alpha plus gamma is equal to 5/3 plus 1 or 2 alpha plus beta plus gamma is equal to 8/3 or beta plus gamma is equal to 8/3 minus 2 alpha. यहाँ तक पहुंच जाएंगे हम. वेरी इजी, वेरी सिंपल. नाउ अल्फा वी हैव
assumed is the common root, तो अगर ये रूट है तो दोनों इक्वेशंस को भी ये सेटिस्फाई करेगा. So let's write these two equations with substituting alpha into x. So 3 alpha square minus 5 alpha plus p equals to 0. वहां से आएगा हमारा 2 alpha square minus 2 alpha plus q equals to 0. अब इन दोनों का सॉल्व करेंगे. अगेन सेम बेसिक फंडामेंटल. इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कर सकें. सो दिस विल बी व्हाट, 6 अल्फा स्क्वायर वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 2 माइनस 5 नो 10 अल्फा है ना, वी आर मल्टीप्लाइंग दिस बाय 2, सो माइनस 10 अल्फा प्लस 2p इज इक्वल टू 0. और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को multiply by 3, we will get 6 alpha square minus 6 alpha plus 3q equals to 0. Now we'll subtract, we'll eliminate 6 alpha square. This will become plus, this will become minus. So we get minus 4 alpha plus 2p minus 3q equals to 0. Or 4 alpha is equal to 3q, no, minus 3q plus 2p, whatever, हम 4 को उस तरफ ले जाते हैं अल्फा को. सो वी गेट अल्फा इज इक्वल टू p बाई 2, 2p था, माइनस 3 बाई 4 q. ओके, सो नाउ विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू दिस इक्वेशन. बीटा प्लस अल्फा इज 8 बाई 3 minus 2 multiplied by 1 by 2 into p minus 3 by 4 into q. Okay, so we will get 8 by 3. This will cancel out. We get minus p plus 3 by 2 q. Do we had this minus p plus 3 by 2? Yes, the option D. Very simple, एकदम बेसिक फंडामेंटल्स, कुछ भी नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यार, बहुत आसान सवाल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, इसको भी करने के बहुत तरीके हैं, बट एकदम मजेदार तरीका जो है वो अगेन वही एकदम सिंपलेस्ट वाला है ना, एकदम सिंपल. लेट्स सी. अ मिक्सचर ऑफ कॉफी एंड कोकोआ 16% of which is coffee costs rupees 240 per kg. कॉफी एंड कोकोआ. ओके, कॉफी कोकोआ दोनों ही बहुत टेस्टी चीजें हैं. लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड. ओके, कॉफी एंड कोकोआ 16% इज कॉफी, 16% कॉफी है, बाकी कितना बचा, 84% कोकोआ है ना. प्राइस कितना दिया, लेट्स राइट द प्राइस, 240 पर केजी है. ठीक है, वेरी नाइस. आगे, अनदर मिक्सचर ऑफ कॉफी एंड कोकोआ विच 36% इज कॉफी. मतलब एक और मिक्सचर है जिसमें 36% कॉफी है, बचा कितना, 64% कोकोआ है, उसका प्राइस कितना है, 320 पर केजी. 320 पर केजी है भी. अब इफ अ न्यू मिक्सचर ऑफ कॉफी एंड कोकोआ कॉस्ट 376, बोल रहा है कि अब एक ऐसा मिक्सचर बना है जिसका प्राइस 376 पर केजी है, तो देन द क्वांटिटी इन केजी ऑफ कॉफी इन 10 केजी ऑफ दिस न्यू मिक्सचर इज. ठीक है, विल गेट टू दैट कि कितनी क्वांटिटी होगी 10 केजी के इस मिक्सचर में कॉफी की, विच इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ द परसेंटेज ऑफ कॉफी. जो भी परसेंटेज आएगा उसको 10 केजी में से हम निकाल सकते हैं. तो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट कि कितनी कॉफी है इस मिक्सचर में. ओके, हाउ विल वी फाइंड, है ना, बेसिक तरीका. 16% पे 240 रुपए, 36 पे 320 रुपीज. दिस इज लाइक व्हाट, अ जंप ऑफ 20%, एंड दिस इज अ जंप ऑफ 80 रुपीज, है ना. 20% लीड्स टू 80 रुपीज, या फिर 80 रुपीज कब आता है, जब 20% होता है. 1 रुपए का जंप कब आएगा, 20/80. फाइनल जंप कितना है,
56 रुपीज़ का। तो 56 रुपीज़ का कब आएगा जब होगा 20/80 इंटू 56 इज वॉट 20/4 4 इज 14, मतलब जब 14% का जंप आएगा तब ये प्राइस होगा, तब ये 56 रुपीज़ का जंप होगा। 14% जंप कितना होता है 36 + 14 50%। कॉफी इज 50, कोका भी 50। हमको ऑल्दो कोका की जरूरत है नहीं, बट स्टिल वी कैन डेसिफर all these things from what is given to us. So then the quantity in kg of coffee in 10 kg of this mixture, 50% कॉफी है, 10 किलो का मिक्सचर है, so वेट कितना हुआ 50% ऑफ 10 kg कितना होता है 5 kg। करेक्ट आंसर, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई परसेंटेज कुछ नहीं, सिंपल लॉजिक है ना, सही नहीं है, वेरी इजी। नेक्स्ट, so next question, compound interest. A loan of rupees 1000 is fully repaid by 2 installments of rupees 530 and rupees 594 paid at the end of first and second year respectively. If the interest is compounded annually, then the rate of interest in percentage is. Okay, compound interest हमको पता है कि हमारा प्रिंसिपल है 1000 रुपीज बिगिनिंग में, तो 1000 1 + r/100 ना, ये फॉर्मूला है। r/100 माइनस 530, क्यों लिखा मैंने ये, एक साल के एंड में 530 पे कर दिया, और जो बच गया वही अगले साल का प्रिंसिपल बन गया। तो हमको बचा कितना पे करने को 594। सिंपल, फर्स्ट ईयर के एंड में जो भी आया उसमें से 530 हमने पे कर दिया, जो बच गया वही एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल फॉर आवर सेकेंड ईयर, and at the end we are left to pay 594 as a second installment. So in this equation, let's assume r/100 equals to x. So we get 1000 into 1 plus x minus 530. This is the first year's remaining thing जो अगले साल का हमारा प्रिंसिपल बन जाता है। 1 plus x equals to 594. Very simple. Let's solve this. We get 1000 plus 1000x minus 530 multiplied by 1 plus x, which is equal to 594, है ना? So this becomes 1000x minus 470 multiplied by 1 plus x equals to 594. This in turn will give us 1000x plus 1000x square. It's very simple, एकदम बेसिक चीज है। माइनस 470 minus 470x is equal to 594. So ये हो जाता है हमारा 1000x square plus 1000x minus 470x, 1000x minus 470x plus plus plus, गलती नहीं करनी है, plus 470, no silly mistakes. Okay, so we get 1000x plus 470x is 1470x प्लस 470 है, 594 को इधर ले आइए, कितना हो जाएगा -124 इक्वल्स टू 0। सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस में नहीं रहे तो। मैं थोड़ा लिखने में स्ट्रगल कर रहा हूँ, इट्स अ लिटिल न्यू फॉर मी, सो इसीलिए ध्यान थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बट लेट्स गेट बैक। सो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हेन वी सॉल्व दिस, we will get x as 2/25,
ओके, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कैसे करेंगे। 1470 है, ये 124 है। 124 क्या होता है, 31 इंटू 4 होता है आई गेस, है ना। हाँ 124 और 1470x है तो 31 155 कितना, 31 इंटू 5 कितना होता है 155 155 है ना। तो 1550 और 80 80 और 24, आई थिंक हाँ 1550 और 80 इन दोनों से आप लेके सॉल्व कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा 2/25. So if x equals to 2/25, so r upon 100 is equal to 2/25. So r equals to 8%, which is option A. Okay, very simple. Next question. स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। कितने लोगों को स्पीड डिस्टेंस टाइम बहुत अच्छा लगता है, कितने लोगों को स्पीड डिस्टेंस थोड़ा टफ लगता है, कितने लोगों को ओके ओके लगता है। वेल इट ऑल डिपेंड्स कि आपने स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम जब पढ़ा था, जब बेसिक से आपने कॉन्सेप्ट्स को अक्वायर किया था, तो आपने किस तरह से किया था, आपकी अप्रोच कैसी थी। कई बार बहुत इजी चीज़ें भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, बट लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को ईजी करेंगे। Rita and Sneha can row a boat at 5 km/h and 6 km/h in still water, respectively. Okay. रीटा और स्नेहा, रीटा कर सकती है 5 km/h में एंड स्नेहा 6 km/h, ठीक है। स्पीड्स स्टिल वाटर में, इन अ रिवर फ्लोइंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक रिवर कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो कर रही है। सो स्नेहा टेक्स 48 minutes more to row 14 kilometers upstream than to row the same distance downstream. मतलब 14 kilometers upstream जाके उसको जितना टाइम मिलता है, that is 48 minutes more than what she takes to row 14 kilometers downstream. Okay, let's first assume, let speed of the stream or the river, speed of river be x kilometers per hour, kilometers per hour, क्योंकि स्पीड भी हमारी किलोमीटर्स पर आवर में दी है। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, बहुत लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं। बी एक्स, ओके। डिस्टेंस रीटा के केस में क्या है, 14 किलोमीटर्स है ना, डिस्टेंस हमको पता है। टाइम के बारे में हमको पता है कि 48 ज्यादा लेती है, कब, अपस्ट्रीम जाते वक्त, है ना, प्लस 48 होता है। सो इफ दिस इज एक्स, तो स्नेहा के केस में क्या चल रहा है, टाइम टेकन, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो हम लेट्स टेक speed is equal to distance upon time, time is equal to distance upon speed. So 48 minutes more लेती है, तो distance 14 upon 5 minus x, नहीं, स्नेहा is 6 minus x. We'll write it clearly so that there is no more confusion. 6 minus x minus of 14 divided by 6 plus x, है ना, is equal to 48 minutes, which is 48 by 60 hours, है ना। आवर्स में करना है, 14 किलोमीटर्स, 14 भी किलोमीटर है। सो वी हैव 14 इंटू 6 प्लस एक्स माइनस 14 इंटू 6 माइनस एक्स अपॉन 36 माइनस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी टू ए प्लस बी, है ना, इज इक्वल टू 48 बाई 60 कितना होगा, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। सो वी गेट 84, इसी को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, इसी को सॉल्व कर रहे हैं। 84 प्लस 14x माइनस 84 प्लस 14x अपॉन 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5. We'll say
84 gets cancelled. So 5 into 28, let's write it down. 28x upon 36 minus x square is equal to 4 upon 5. This can be written as 4 into 36 minus x square, that is 4 to 24, 4 to 144 minus 4x square is equal to 28 in 28x है ना into 5. 5 is a 40, 0 4 बोलो 140x. इसको हम ढंग से लिखेंगे, सबको इधर ले जाएंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 140x minus 144 equals to 0. Okay, we'll make some space for taking further notes. है ना? So we have just a minute. 4x square plus 140x minus 144 equals to 0. क्या हम 4 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं. x square plus 35x minus 36 equals to 0. So x plus 35 x plus 36 multiplied by x minus 1 equals to 0. So x है हमारा या तो -36 और x equals to 1. -36 नहीं हो सकता क्योंकि हमने ऑलरेडी कंसिडर किया है कि स्पीड जो है इसकी एक ही तरफ को बह रही है, दोनों तरफ को नहीं बह रही है. सो इसके 36 तो हो ही नहीं सकता. इनकी स्पीड ही 14 है, कभी पहुंच नहीं पाएगी ऊपर, 14 किलोमीटर जा ही नहीं पाएगी, है ना. सो इट्स लाइक व्हाट 1. सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमको मिल गई x इक्वल्स टू 1. अब सेकेंड केस में क्या बोल रहे हैं? इफ रीटा स्टार्ट्स फ्रॉम अ सर्टेन लोकेशन इन द रिवर एंड रिटर्न्स डाउनस्ट्रीम टू द सेम लोकेशन टेकिंग अ टोटल ऑफ 100 मिनट्स एंड द टोटल डिस्टेंस d इन किलोमीटर्स विल बी. मतलब हम इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं. सच एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई जस्ट क्लियर इट आउट. हाँ, सो ये कह रहे हैं कि रीटा एक जगह से स्टार्ट करती है एंड रिटर्न्स डाउनस्ट्रीम, जाती है फिर डाउनस्ट्रीम में जाती है, लेकिन और टेकिंग अ टोटल ऑफ 100 मिनट्स. मतलब टाइम, डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस बी डी. रिटर्न ने जो डिस्टेंस कवर किया क्योंकि सेम डिस्टेंस है, सो लेट्स टेक इट डी अपॉन रीटा की स्पीड कितनी है 5 है ना. तो 5 माइनस 1 प्लस डी अपॉन 5 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 100 मिनट्स, which is 100 by 60 hours. So d upon 4 plus d upon 6 is equal to 10 by 6 for sake. So 6d plus 4d is 10d upon 24 is equal to 10 by 6. 6 4 the 24, 40 by 10, d is equal to 4. So the total distance in kilometers will be कितना d plus d, नीचे भी गई और ऊपर भी आई, is like 8. Okay, next question. The sum of the digits of a number 625 raised to 65 multiplied by 128 raised to 36 is sum of the digits of the number. Okay, let's first write this. बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है. रेज टू 65 मल्टीप्लाइड बाय 128 रेज टू 36. 625 क्या है 5 रेज टू 4, 5 रेज टू 4 रेज टू 65 मल्टीप्लाइड बाय 128 क्या है 2 रेज टू आई थिंक 2 स्क्वायर 4 क्यूब 8 16 32 64 128 7
मल्टीप्लाइड बाय 36, यही पूछा है। व्हाट इज 4 into 65? 5 raised to 0 260 multiplied by 2 raised to 4 252। यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे देखिए कितना सिंपल हो चुका है। इसको मैं लिख सकता हूं 5 raised to 8 into 5 raised to 252 into 2 raised to 252। 5 raised to 2 raised to 2 raised to 250 कितना होगा? 10 raised to 252, which is what? 5 raised to 8 into 10 raised to 252। 10 raised to 252 क्या होता है? 252 zeros after whatever this is. So sum of those digits doesn't matter because it's all zeros. So we need to find only 5 raised to 8. 5 raised to 8 is what? 5 raised to 4 into 5 raised to 4. 625 into 625। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, मैं यहीं पे कर देता हूं। This will be what? 52609 390625 390625 multiplied by 10 raised to 252. Sum of the digits will be sum of the digits of this number. This is 3 plus 9 12 plus 6 18 plus 2 20 plus 5 25. That's the answer. इतना सिंपल है। No complex formulas. No complex formulas as I promised. And we are able to solve every question of quant. Okay, next question. In a triangle ABC, points D and E are on the sides BC and AC respectively. Okay, let's draw the triangle. Let's draw the triangle. Geometry में याद रखिए, डायग्राम जितना एक्यूरेट होगा, जितने ज़्यादा आप उसमें क्वेश्चन का दिया हुआ डेटा उसमें आप इनपुट करेंगे, उतना ही कुछ और ही बन गया, हाँ, उतना ही आपके लिए आसान होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इट्स वेरी सिंपल। सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड सी, डी एंड ई आर ऑन द साइड्स ऑफ बी सी एंड ए सी। बी सी और ए सी में डी एंड ई पॉइंट्स है रेस्पेक्टिवली। ओके, बी एंड ए डी इंटरसेक्ट पॉइंट टी सच दैट ए डी इज टू ए टी इज 4:3। अच्छा, बीई, ओके, डी एंड ई, डी कहां पे है? बीसी पे है, यहां पर डी है, और ई कहां पर है? एसी पे है। जैसे दिस इज ई। व्हाट इज इट? बीई एंड एडी। ओके, लेट्स ड्रॉ बीई एंड एडी। लेट्स गेट टू एडी। एडी intersect at a point T such that AD is to AT is 4:3. Okay, AD is to AT is 4:3. Okay, ये हमको गिवन है। And BE is to BT, BE is to BT, BE is to BT is equal to 5/4. Okay, the point F lies on AC such that DF is parallel to BE. अच्छा, F एक पॉइंट है यहां पर such that DF is parallel to BE. ये दोनों पैरेलल है। Okay, then BC is to CD is, BC is to CD. Okay, fine. Parallel lines है ना, तो corresponding एंगल सेम है और ये कॉमन एंगल भी है। सो वी कैन से कि इन ट्राइंगल ATE, इन ट्राइंगल नहीं, सीधा ही लिखते हैं, ट्राइंगल ATE is similar to triangle ADF, है ना, all angles common angle।
तो जिसका मतलब AD बाई AD अपॉन AT जो कि हमको दिया गया है 4/3, AD अपॉन AT जो कि हमको 4/3 दिया है, इज ऑल्सो इक्वल टू DF अपॉन TE, है ना। सिमिलर ट्राइंगल्स, रेशियो मेंटेन रहेगा, DF अपॉन TE, है ना। तो इसको कंसिडर कर लेते हैं, 4x 3x कंसिडर कर लेते हैं इन दोनों का अभी। तो DF अगर हमारा 4x है और TE हमारा 3x है, हमको गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन इज, अगर ये 4 और ये 3 है ना, सो ये गेट DF अपॉन T इज 4:3, ओके। नाउ BE is to ET, BE is to BT, BE is to BT। हम ये भी कंसिडर करेंगे कि 5/4 है, BE अपॉन BT इज इक्वल टू 5/4, है ना। BE अपॉन BT इज 5/4, सो इसका मतलब अगर ये 3x है, सो ये हमारा 12x होगा, है ना। तभी तो टोटल 15 होगा, और BE होगा 15 और BT होगा 12, तभी तो हमारा 15x by 12x इक्वल्स टू 5/4 आएगा, राइट। So this is 12x, this is 3x। So now इस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखने के बाद we'll move to another set of triangles, that is triangle BEC और triangle DFC। BEC और DFC ये दोनों भी सिमिलर होंगे क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉमन एंगल। सो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल BEC is similar to triangle BEC similar to DFC, okay, all angle similarities, basic फंडे हैं similar triangles के। So which means BE upon DF, BE upon DF is equal to BE upon DF is equal to BC upon DC, है ना। BE upon DF क्या है, B क्या है 15x, DF क्या है हमारा 4x, है ना, 4x which is equal to BC upon DC, BC upon DC 15/4, तो BC upon DC is 15/4, मतलब ये अगर 4y है तो ये 11y है, क्यों, तभी तो 15/4 होगा। BC upon DC, BC upon DC 15/4 तभी तो होगा, तो 11 है। तो हमको क्या पूछा है, BD is to CD, तो BD is to CD is equal to 11/4 which is option C। देखा आपने, दो बार हमने सिमिलर ट्राइंगल्स को यूज किया दो डिफरेंट सेट्स ऑफ ट्राइंगल्स के लिए। सबसे पहले हमने यूज किया ट्राइंगल ATE और ADF, कॉमन एंगल, पैरेलल लाइंस है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम, ऑल एंगल सिमिलैरिटी, देयरफॉर रेशियोज आर गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल। सो उससे हमने अज्यूम कर लिया कि ये 4x और 3x क्योंकि रेशियो हमको दिया गया था 3/4। नेक्स्ट ये 5/4 गिवन है, अगर ये 5/4 गिवन है तो ये ऑलरेडी 12 हो जाएगा क्योंकि 15/12 विल गिव अस 5/4। उसी से हमने फिर दूसरे सेट ऑफ ट्राइंगल्स को लिया, ट्राइंगल BEC और DFC, जिसमें अगेन ऑल एंगल सिमिलैरिटी बिकॉज ऑफ द पैरेलल लाइंस, उसमें हमने रेशियो मेंटेन किया तो हमको उसको मिल गया 15:4 है BC/DC, BC/DC is 15:4, so DC is 4, this will be 11 ताकि रेशियो 15:4 आए। So BD is to DC is again 11/4। Diagram is the key, again diagram is the key। So next question, a certain amount of money was divided among Pinu, Minu, Rinu and Seema। Okay, नाम भी बहुत अच्छे अच्छे ढूंढ के आते हैं, पीनू,
मीनू, रीनू, सीनू भी कर सकते थे, टाइम हो जाता। ठीक है, सीमा। Pinu received 20% of the total amount and Meena received 40% of the remaining amount. If Seema received 20% less than Pinu, the ratio of amounts received by Pinu and Renu is. इतना सिंपल क्वेश्चन, मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड मैक्सिमम में ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये एक चीज का आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से कर लेना है। जैसे ही आप देखें 20-40% की बात चल रही है, लेट्स साइड टोटल टू बी 100 सीधा। तो पीनू रिसीव 20% ऑफ टोटल अमाउंट, कितना होगा 20% ऑफ 100? 20, ओके। एंड मीना रिसीव्ड 40% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ? 20, इसको आगे 80, 40% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ? 32, ठीक है। इफ सीमा रिसीव 20% लेस देन पीनू, इससे 20% लेस, 20% ऑफ 20 कितना होता है? 4, 4 लेस देन दिस कितना हुआ? 16। तो 100 में से अब कितना बचा? इसका भी 32 ही बचा। चारों का मिल गया रेशियो। इन द रेशियो ऑफ अमाउंट्स रिसीव्ड बाय पीनू एंड रीनू, पीनू और रीनू 20/32, 4 से डिवाइड करेंगे 5/8, ऑप्शन बी। खत्म। बताइए, इतना सिंपल सवाल है, पर ठीक है। हर तरह के क्वेश्चंस कैट में जनरली होते हैं। कुछ बहुत इजी होते हैं, कुछ थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, तो कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है, डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ सकते हैं, डिसिफर कर सकते हैं कि क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वेश्चन को सही ढंग से अटैक कर सकते हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इट माइट बी टाइम टेकिंग, है ना, बट नॉट डिफिकल्ट। टाइम टेकिंग होने से भी हमको परवाह नहीं, क्योंकि परवाह किस लिए नहीं? बिकॉज वी नीड टू अटेम्प्ट ओनली 15 क्वेश्चन। हमको सिर्फ 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें से अगर हमारे मैक्सिमम जैसे सारे के सारे सही हो जाएं तो फिर क्या ही बात है, बट मैक्सिमम भी सही हो गया, अराउंड 13-14 क्वेश्चन सही हो गए, तो हम वी आर वेरी नियर, वेरी क्लोज टू आवर ड्रीम ऑफ 99%। ओके, सो दिस इज इट। दिस वॉज अ स्लॉट 2 फॉर यू गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, आई होप यू एंजॉयड। और ऑन योर स्क्रीन वी हैव मेंशन्ड आवर टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन्ड है। यू कैन क्लिक देयर एंड रीच अस डायरेक्टली। ऑल्सो दिस इज आवर QR कोड, आप अपने मोबाइल फ़ोन पर स्कैन करके डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इसी तरह से कैट के क्वांट के कंप्लीट सिलेबस को हम सिर्फ बेसिक्स से अप्रोच करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ी अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, और एट द सेम टाइम क्वेश्चन सिलेक्शन पे ध्यान देके हम कैसे अपना ड्रीम पर्सनैलिटी पा सकते हैं, ये सारी अपडेट्स आपको अपने इसी टेलीग्राम चैनल पे धीरे धीरे करके वीडियोस के माध्यम से या फिर पोस्ट के माध्यम से आपको बताई जाएगी। सो टुवर्ड्स द एंड आई विल जस्ट से कि बी कॉन्फिडेंट, बी कंसिस्टेंट, और अपने बेसिक्स को ब्रश अप करते रहिए। इंतज़ार करिए, हम बहुत जल्दी अपनी बेसिक सीरीज़ को भी लेकर आ रहे हैं, बेसिक टू एडवांस सीरीज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ क्वांट। उससे जुड़ के अपने आप को क्वांट में थोड़ा और माहिर बनाइए और अपने ड्रीम पर्सनैलिटी की तरफ आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।